Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले PIB से. तो we'll start with PIB for 3rd September and सबसे पहली न्यूज़ है दैट 8 न्यूट्रास्यूटिकल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड अंडर PMBJP यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना फॉर सेल थ्रू जन औषधि केंद्रस. ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली टर्म होता है ऐसे फूड्स के लिए जो कि मेडिसिनल वैल्यू भी होती है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है. ओके, फॉर एग्जांपल आपके फोर्टिफाइड फूड्स हो गए, सीरियल्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके के इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से. ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं. तो इट इज़ अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का कैंपेन है. 2008 में एक्चुअली लॉन्च हुआ था, बट 2016 तक काफ़ी कम इसमें डेवलपमेंट हुआ था. और इसका पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस. लोगों को क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करना अफोर्डेबल प्राइसेस पे. ओके, और इसके लिए स्पेशल केंद्रास बनाए गए थे जिनका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र. ओके, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया BPPI, और इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ही. और इस स्कीम के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? तो वही एक्सेस मिले सबको क्वालिटी मेडिसिन के लिए. जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनका कवरेज बढ़े. ओके, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में भी अभी देख लेंगे, ताकि जो एक्सपेंडिचर होता है मेडिसिन पे वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाए. जेनेरिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और पब्लिक प्रोग्राम भी लॉन्च करना गवर्नमेंट और PSUs को इन्वॉल्व करते हुए, और जेनेरिक मेडिसिन के लिए डिमांड क्रिएट करना. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं PMBJP स्कीम के. जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं? ये वो होती हैं जिनमें सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है डोजेज फॉर्म में, और इनको एडमिनिस्टर करने का रूट भी वही होता है जो कि किसी ब्रांडेड मेडिसिन को होता है. ठीक है, तो बस ब्रांड नेम नहीं होता है, बाकी उसका फॉर्मुलेशन और एडमिनिस्टर करने का जो रूट होता है, यानी अगर ओरली लेनी है या बाय इंजेक्शन लेनी, जो भी रूट रहेगा वो सेम रहता है लाइक द ब्रांडेड मेडिसिन. ओके, और जन औषधि केंद्र के बारे में और देख लें अगर, तो अभी इन्होंने एक सुविधा स्कीम भी लॉन्च करी थी जिसमें वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स को सेल कर रहे थे एट ₹1 पर पैड. और ये था विमेन को इंश्योर करने के लिए फॉर देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सेफ पीरियड्स. ओके, और इन स्टोर्स की वायबिलिटी और एप्लीकेंट्स को और बढ़ाने के लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं कि ऐसे और स्टोर्स खोले जाएं, और वो इंसेंटिव्स भी अभी डबल कर दिए. पहले 2.5 लाख मिलता था, अब 5 लाख मिलता है. और इसके अलावा जो कोई इस तरीके की कैटेगरीज हैं जैसे कि SC ST विमेन और दिव्यांग कैटेगरी हो गए, या फिर कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एस्पिरेशनल स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स में, यदि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और हिमालयन स्टेट्स में अगर कोई स्टोर खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट उनको वन टाइम ग्रांट भी अलग से देती है ऑफ ₹2 लाख फॉर स्टोर सेटअप. ओके, next news is that team NTPC beats 112 organizations to emerge winner at AIMA चाणक्य, जो कि एक बिजनेस सिमुलेशन गेम है. इसका नाम है नेशनल मैनेजमेंट गेम्स ऑफ 2020. ठीक है, तो कौन जीता है? टीम NTPC जीती है. AIMA क्या है? ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, और ये हर साल ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम जो है कंडक्ट करते हैं. और इसका पर्पस क्या होता है इस गेम को ऑर्गेनाइज करने का? फॉर इंश्योरिंग दैट पार्टिसिपेटिंग एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज़, जो भी एग्जीक्यूटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में से, उनको क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, उससे इंट्रोड्यूस करवाना और साथ में उनको एक्सपर्टीज़ और स्किल्स भी देना.
ठीक है। तो ये एक नेशनल मैनेजमेंट गेम्स जो है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड प्लेटफॉर्म फॉर कॉरपोरेट मैनेजर्स। ये ऐसा अकेला ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कॉरपोरेट मैनेजर्स के लिए, ताकि उनको मैनेजिंग बिजनेस जो है उसको कॉम्पिटिटिव मोड में उनको फेस करने का एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से एक्सपीरियंस दिलाया जाता है, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केट ट्रेंड्स, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट पोजीशनिंग वगैरह। और इसके 2 लेवल्स होते हैं, एक रीजनल राउंड होता है जिसके और 2 सब लेवल होते हैं, प्रीलिमिनरी और रीजनल फाइनल, और सेकेंड राउंड होता है वो होता है फाइनल राउंड, ओके। Now, E-Foundation stone laying ceremony of the new training institute building of National Academy of Root City यानी नार NAR, और इसका भी हुआ था, ई फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल ट्रेनिंग एकेडमी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके। तो नाम से भी काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के लिए है। तो ये एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन गवर्नमेंट्स और जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ओके, याद रखना RCT में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक जो है वो साथ में काम कर रही है रूरल पॉवर्टी के इशू को एड्रेस करने के लिए। और इसमें और एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को मिटिगेट किया जा सके। और इसमें खासकर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये इंश्योर करने में कि सारे बैंक्स जो हैं कंट्री के वो RCT मॉडल को एक्सेप्ट करें। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का, ओके। तो ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। नाउ लेट्स मूव टू PIB फॉर 4th। सो 4 सितंबर की PIB देखते हैं। तो पहले न्यूज़ है कि नोविचॉक क्या है, और अभी एक्चुअली जर्मन जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि रशिया के जो अपोजिशन लीडर थे एलेक्सी नावल्नी, उनको पॉइजन किया गया था विथ नोविचॉक नर्व एजेंट, ठीक है। तो नोविचॉक क्या है? नोविचॉक का मतलब होता है रशियन में न्यू कमर, ओके। तो सोवियत यूनियन ने 1970s और 80s में एक नर्व एजेंट्स का, एडवांस्ड नर्व एजेंट्स का ग्रुप बनाया था, और उनका जो पूरे ग्रुप का नाम है उसको नोविचॉक कहते हैं, ठीक है। और इसको डेवलप कैसे किया गया था? तो इस सोवियत यूनियन का ही उस टाइम पे एक प्रोग्राम था जिसका कोड नेम था फोलियंट, ठीक है। और इसको डिलीवर किया जा सकता है या तो लिक्विड की तरह, या पाउडर की तरह, या एरोसोल की तरह। और जो वैसे वेस्ट में यूज़ होने वाले दूसरे नर्व एजेंट्स हैं, काफ़ी मतलब जो ख़तरनाक माने जाते हैं, VX और सरिन, ये उनसे भी ज़्यादा लीथल नर्व एजेंट है, ओके। और ये काम कैसे करता है? तो ये जो पॉइजन है ये इट कॉजेज मसल स्पार्म्स, और मसल्स में एकदम से पेन बहुत तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से हार्ट फंक्शन करना रुक जाता है, और लंग्स में भी फ्लूइड बिल्ड हो जाता है जो कि काफ़ी डेडली हो सकता है, और दूसरे ऑर्गन्स को और नर्व सेल्स को डैमेज कर सकता है, ओके। अब ये सवाल आते हैं क्या इस केमिकल को बैन किया गया है? तो नहीं किया है, और इनफैक्ट रशिया ने कभी इसको डिक्लेयर ही नहीं किया था, नोविचॉक को, मतलब रशिया में इसको बैन नहीं किया हुआ है। तो उन्होंने कभी इसके इंग्रेडिएंट्स और जब इसको बनाया था उसको डिक्लेयर ही नहीं किया था टू OPCW। OPCW क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो एक्चुअली में इनके यूज़ को बैन करने के लिए ट्रीटी है, उसको कभी डिक्लेयर नहीं किया था। तो OPCW जो है वो एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CPC की, जो कि 1997 में आई थी, और इसके 193 मेंबर्स हैं। और इसका काम क्या है कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो हुआ था, OPCW का एम है जो CWC हुआ था उसके अधेरेंस को प्रमोट करना और वेरीफाई करना। और CWC कन्वेंशन जो है वो केमिकल वेपन्स के यूज़ को और प्रोहिबिट करता है, और उनका डिस्ट्रक्शन रिक्वायर करता है, ओके। और OPCW का हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ पे? हेग, नीदरलैंड्स में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है फॉर इट्स एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स, ओके। याद रखना OPCW का मेन है CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑफ 1997 को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ इंडिया अटेंड्स की मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक
ओके, और ये हुई थी अभी श्रीलंका की चेयरमैनशिप के अंडर, और वही मेंबर नेशंस जो भी हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को डीपन करने के लिए। और इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, और इसी में ही है ना सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं, उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, और टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसका मतलब इसका जो पर्पस है वो यही है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1997 में आई थी, और काय से आई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन से आई थी, और यहाँ पे इसकी कंट्रीज़ दी गई हैं। तो आप इसके जो इनिशियल्स है उससे ही आप इस कंट्रीज़ को भी याद रख सकते हो। ओके, मैंने कहा बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग सारी कंट्रीज़ हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ। बी इज़ फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। तो जो भी सराउंडिंग कंट्रीज़ है वो तो हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे नेपाल और भूटान सराउंडिंग नहीं है, तो ई और सी याद रख लेना। जहाँ पे इंडिया आता है वहाँ पे नेपाल और भूटान तो कई बार बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाते हैं। ओके, सो ऑल द नेबरिंग कंट्रीज़, तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड एंड नेपाल एंड भूटान। ओके, तो इसका एम क्या है, वही इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और सोशल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना, और जो भी कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उनमें कोलैबोरेशन लेकर आना। ओके, तो उसमें इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस मेन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। मेंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेंबर्स हैं उनमें से 5 साउथ एशिया के हैं और 2 साउथ ईस्ट एशिया के हैं, यानी म्यांमार और थाईलैंड। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। पहली सबमिट जो हुई थी हेड्स की मीटिंग की, वो बैंकॉक में हुई थी थाईलैंड में इन 2004, और 4th समिट अभी काठमांडू में हुई थी इन 2018। ओके, नेक्स्ट इज इंदिरा नेवी। तो ये एक बायलैटरल बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में होती है। ओके, बस ये याद रखना, इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इज बिटवीन रशियन एंड इंडियन नेवी। ओके, ना यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है जिसका नाम है किरण, और इसको अभी इन्होंने लॉन्च किया है। इस हेल्पलाइन को डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है ये डिपार्टमेंट। और जो भी लोग मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं उनको रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पलाइन डेवलप की गई है। और अभी इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि अभी मेंटल इलनेस के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, खासकर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। और ये हेल्पलाइन जो है ये मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और इसमें कई सारी सर्विसेज हैं जैसे अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना, और साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट पीआईबी। लेट्स मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो हेयर इज़ इंडियन एक्सप्रेस फॉर 3rd and 4th सितंबर। और आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आए थे, यू वुड रियली लव इट, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, देन एक पॉलिटी का है और एक साइंस का है। सो आई होप यू विल एन्जॉय दिस। लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है आइडियाज़ का एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, वाई इंडिया नीड्स बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने की बात की है ऑथर ने, और इन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे मॉडल किया जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि हमें 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं। वी हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, आर वी एट द स्टार्ट, मिडिल और एंड ऑफ द वायरस। क्या हम वायरस के स्टार्ट में हैं, मिडिल में हैं या फिर एंड में हैं। और ये सवाल का जवाब देना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज द लाइफ विल बी टेंटेटिव। जब तक कंपनीज और इंडिविजुअल्स को ये नहीं पता होगा कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं, वो अपनी लाइफ के मेजर जो मतलब भले इंडिविजुअल हो या कंपनी हो, मेजर डिसीजंस, पॉलिसीज नहीं बना सकते, नहीं ले सकते डिसीजंस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, विल कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स बी फ्रूगल और हिडोनिस्टिक आफ्टर द वायरस। यानी कि हम इमरजेंसी के लिए सेविंग करके रखेंगे, यानी फ्रूगल होके रखेंगे, यानी अभी थोड़ा बचा बचा के रखेंगे, या फिर हिडोनिस्टिक होंगे वायरस के बाद में, यानी कि लिव फॉर टुडे, मतलब एकदम बेधड़क जो भी है स्पेंडिंग वगैरह करेंगे।
तो एक्चुअली में बात ये है कि जो डिमांड है मार्केट में वो लोअर डिमांड वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है लेकिन इकोनॉमी के लिए फेटल है। तो ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि स्पेंडिंग वगैरह वायरस को कंट्रोल करने के बाद में कैसी रहेगी। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज, डू वी हैव एन इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर प्रोफेशंस? क्या हमारे पास में ऐसे प्रोफेशंस के लिए कोई इफेक्टिव सोल्यूशन है जिनको बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं किया जा सकता है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है? तो इस सवाल का जवाब देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं इंडियन लेबर मार्केट्स के, जैसे कि सेल्स हो गए, कस्टमर सर्विस हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गए, हॉस्पिटैलिटी और कंस्ट्रक्शन हो गए, ये ऐसे ही प्रोफेशंस हैं। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के बिना क्या इनको नहीं किया जा सकता, ये चीज़ देखना भी ज़रूरी है। ओके, तो अब जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी रहेगी उसको मेनली क्या इंश्योर करना होगा? उसमें उसको 3 चीज़ें इंश्योर करनी होगी कि पहली बात तो डिजीज़ अगर है तो उसकी वजह से डेथ ना हो, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से हंगर ना हो, अगर वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से बैंकरप्सी ना हो। ओके, सो व्हाई डू वी नीड बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? तो इसमें ऑथर ने कहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, बट वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में भी हमको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया अकेली ऐसी बड़ी कंट्री बची है जिसमें कई दशकों की, कई डिकेड्स की ग्रोथ अभी भी हम लोग पीछे चल रहे हैं। ओके, सो वी हैव currently decades of growth left and India is the only big country to do so, left to do so. So this is a long time goal जिसकी वजह से हमको बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है। तो अब इन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ओके, तो फर्स्ट इज कंप्लायंस रिफॉर्म। ये इंश्योर करना कि जो भी कंपनीज और फर्म्स हैं और वो जो भी लेबर लॉज वगैरह हैं उनके साथ में कंप्लाई करे, जो भी नीड्स हैं उनकी, टैक्स कंप्लायंस वगैरह हैं उन सब के साथ में ये कंपनीज कंप्लाई करें। ओके, सेकेंड इज लेबर लॉ रिफॉर्म। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है लेबरर और एम्प्लॉयर के बीच में, इट शुड नॉट बी अ मैरिज विदाउट डिवोर्स। ओके, तो मतलब प्रॉपर लेबर लॉ रिफॉर्म चाहिए जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो। देन बैंकिंग रिफॉर्म्स, दैट इज हमें क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो जो है, दिस क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस आर्टिकल। तो आप प्लीज़ हमें, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो? ओके, तो इसको हमें रेज करने की ज़रूरत है 50% से 100%। और ये कैसे किया जा सकता है? बाय लाइसेंसिंग मोर बैंक्स, और जो अभी एग्जिस्टिंग वाली है उनको फिक्स करने से। देन एजुकेशन रिफॉर्म, तो जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 15 साल को घटा के, और ऑथर ने सजेस्ट किया है कि 5 साल पे लेकर आइए, और ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द पूर्ण स्वराज फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स। जो हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पूर्ण स्वराज, यानी कि हम लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, ये एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए। एंड देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ होती है हर कहीं की अलग अलग उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो इसलिए आप मिनिस्ट्रीज़ को ही घटा दो, 52 मिनिस्ट्रीज से घटा के ब्रिंग दैम टू 15। देन सिविल सर्विस रिफॉर्म, जो सेक्रेटरी रैंक के लोग हैं उसमें मतलब सजेस्ट किया है कि दिल्ली में ऐसे 250 प्लस हैं तो उनको घटा के केवल 50 पे लेकर आना। ओके, सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड कि क्लाइमेट चेंज हम खुद क्रिएट करें अपने एंटरप्रेन्योर्स, फर्म्स और सिटीजन्स के लिए, जिससे कि इकोनॉमिक पूर्ण स्वराज आ पाए। ओके, और वही ऑथर ने एक सवाल उठाए है कि इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अभी नहीं तो कब? ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर क्वेश्चन आर एंड जीरो आर एंड वाई दे मैटर। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ है, पेंडेमिक के चलते मॉनसून सेशन को ट्रंकेट किया गया है और अब पार्लियामेंट ने कहा है कि क्वेश्चन आर नहीं होगा और ज़ीरो आर को भी कर्टेल किया जाएगा, जिसकी वजह से अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। तो इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। आपको लगा होगा कि आपने पॉलिटी में अच्छे से क्वेश्चन आर ज़ीरो आर पढ़ा है, बट बिलीव मी यू शुड गो थ्रू दिस आर्टिकल, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इवन इफ़ यू नो यू कैन एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड द थिंग। ओके, सो क्वेश्चन आर क्या होता है? इट इज़ द लाइवलीस्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड इस आर में ही जो होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज जो होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। जो भी उनकी मिनिस्ट्रीज हैं उसके बारे में सवाल पूछते हैं। ओके,
और ये जो क्वेश्चंस एमपीस पूछते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और उस फिर जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको उनसे कोई सूटेबल एक्शन ट्रिगर करवाया जा सके। और इस क्वेश्चन आर की वजह से ही जो पिछले 70 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्होंने गवर्नमेंट की कई सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और को सामने लेकर आया है और उनसे कई सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट हुआ है। ओके, इसकी हिस्ट्री क्या है अगर देखें क्वेश्चन आर की, मतलब क्वेश्चन आर की तो एग्जैक्टली नहीं बट क्वेश्चनिंग की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 1893 में पूछा गया था गवर्नमेंट से। मतलब क्वेश्चन आर इज बेसिकली आप समझिए कि जो भी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है उससे बाकी लोग क्वेश्चन करें, बाकी जो एमपीज और जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्वेश्चन करें। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इट वाज ऑन द बर्डन कास्ट ऑन विलेज शॉपकीपर्स हु हैड टू प्रोवाइड सप्लाईज टू टूरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ओके, नेक्स्ट इज 0R। तो क्वेश्चन आर तो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, लेकिन 0R जो है याद रखना ये एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। ओके, इसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा इनोवेशन और कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन आर रेगुलेशन के अंडर है क्योंकि उसकी हिस्ट्री वगैरह भी हमने देख ली, लेकिन जो 0R है वो हमारा खुद का पार्लियामेंट्री इनोवेशन है और इसका किसी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। इसको इंडियन पार्लियामेंट के पहले डिकेड में ही स्टार्ट किया गया था जब एमपीज़ को ये लगा था कि उनको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और नेशनल इश्यूज़ को रेज़ करने की ज़रूरत है और जो इस टाइम पे इश्यूज़ रेज़ किए जाते हैं उनको 0R सबमिशंस कहा जाता है। ओके, अब क्वेश्चन आर पे दोबारा आते हैं तो इनको कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो पार्लियामेंट के पास में भी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं दोनों हाउसेस के, राज्यसभा लोकसभा के, वो भी फाइनल अथॉरिटी होते हैं या फिर स्टेट लेवल पे जो दो बॉडीज़ होती हैं वो भी फाइनल अथॉरिटी होती हैं क्वेश्चन आर को कंडक्ट करने के दौरान। और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट्री रूल्स में कुछ गाइडलाइंस हैं कि जो क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स की, काफ़ी प्रिसाइज होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ एरिया का कोई एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी से रिलेटेड होने चाहिए और ऐसे मैटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं सीख करनी चाहिए जो कि मैटर्स सीक्रेट है या फिर कोर्ट्स में अभी एडजुडिकेशन में है। ठीक है, सीक्रेट और एडजुडिकेशन वाले जो मैटर्स हैं उन पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं सीख करनी है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वही डिसाइड करेंगे फाइनली कि वो क्वेश्चन रेस किया जा सकता है या नहीं। अब कितनी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आर होल्ड किया जाता है तो लगभग सारे डेज पे किया जाता है सेशन के, लेकिन दो एक्सेप्शन होते हैं जब ये क्वेश्चन आर नहीं होता है। एक तो जिस दिन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं सेंट्रल हॉल में दोनों हाउसेस के एमपीज़ को, व्हेन ही एड्रेसेस एमपीज़ फ्रॉम बोथ हाउसेस इन द सेंट्रल हॉल, एंड इसके अलावा क्वेश्चन आर उस दिन भी नहीं होता है जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट शेड्यूल्ड ऑन द डे द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट। ओके, तो पार्लियामेंट कैसे मैनेज करता है इतने सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया है, एक तो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 5 ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। हर ग्रुप को एक पर्टिकुलर डे एलोकेट किया जाता है और आप उस दिन उस मिनिस्ट्री उन्हीं मिनिस्ट्री से आप सवाल पूछ सकते हैं। सो लाइक देयर आर 2 हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो जैसे एक टाइम पे एक ग्रुप यहाँ पर है, एक ग्रुप यहाँ पे है और मान लीजिए कि 5 मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं और 5 मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, तो इसलिए इससे क्या होता है कि मतलब जो यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं आप डायरेक्टली उनसे सवाल पूछ सकते हैं, तो एट अ टाइम उनको राज्यसभा के क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा और जो यहाँ पे मिनिस्टर्स प्रेजेंट है वो उनको लोकसभा में ही आंसर करना होगा। ओके, और एमपीज इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उन्हें ओरल आंसर चाहिए या फिर रिटन आंसर चाहिए। तो अगर एक किसी क्वेश्चन के आगे एस्टेरिस्क लगा होता है यानी स्टार लगा होता है तो इसको कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इनका ओरली आंसर चाहिए। ओके, और इसके फॉलोअप क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, और फिर जब मतलब एमपीज़ को जब डेटा और इन्फॉर्मेशन निकलवाना होता है तो उस टाइम पे वो रिटन में आंसर्स प्रेफर करते हैं, तो वो अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो जब डेटा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा निकलवानी हो तो रिटन आंसर्स होते हैं और जब फॉलोअप क्वेश्चन ज़्यादा पूछने हो, कई बार जैसे मिनिस्टर्स को फंसाने वगैरह के लिए किया जाता है,
तो ये किए करते हैं। तो अब आप सोचोगे कि मतलब वो तो प्रिपेयर होके अपने क्वेश्चन के लिए, मिनिस्टर्स कैसे हर चीज़ के इस तरीके से आंसर्स दे सकते हैं। तो मिनिस्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअली दे रिसीव द क्वेश्चंस 15 डेज इन एडवांस। ओके, तो वो क्वेश्चन आर के लिए प्रिपेयर कर सकें, इसलिए उनको भी 15 दिन पहले मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है। और क्या ये क्वेश्चंस केवल मिनिस्टर्स के लिए होते हैं, तो यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिसमें मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए, लेकिन रूल्स ये भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने कोलीग्स जो बाकी एमपीज़ हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी उठ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, जो भी आप दूसरे एमपी से कोलीग से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दे मस्ट हैव सम रोल ऑफ एमपी रिलेटेड टू द बिल। ठीक है, कोई बिल या रेजोल्यूशन है जिसमें उनका कोई रोल है, तभी आप उनसे ऐसा सवाल पूछ सकते हो। क्या ऐसे कभी सेशंस हुए हैं जहाँ पे क्वेश्चन आर नहीं हुआ है, तो ये चाइनीज़ अग्रेशन जो 1962 का हुआ था, उस दौरान विंटर सेशन को एडवांस कर दिया गया था और जो सिटिंग थी वो 12 बजे स्टार्ट हुई थी और इस वजह से कोई क्वेश्चन आर नहीं हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज 2 ब्लैक होल्स मर्ज्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और ये अभी इतना पजलिंग क्यों है, तो एक्चुअली में कई साल पहले 2 ब्लैक होल्स कोलाइड हुए थे जिसने ग्रेविटेशनल वेव्स मतलब रिपल्स भेजे थे अक्रॉस द यूनिवर्स। और 2019 में जो ये सिग्नल्स हैं इनको डिटेक्ट किया था एक तो लीगो ऑब्जर्वेटरी ने और दूसरा डिटेक्टर वर्गो ने। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है लीगो इन यूएस और डिटेक्टर जो है वर्गो वो इटली में है। ओके, तो इसको किया था, तो अभी इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो वेव्स डिटेक्ट हुई थी इनको GW190521 कहा जाता है और ये नाम क्यों दिया गया है, GW इज़ फॉर ग्रेविटेशनल वेव्स एंड 190521 जो है वो डेट है जिस दिन ये डिटेक्ट किए गए थे। ओके, दैट इज़ 21 मई 2019। ओके, और ये किससे हुए थे, 2 ब्लैक होल्स मर्ज हुए थे नियर अ थर्ड सुपर मासिव ब्लैक होल। ओके, और इसको ऑब्जर्व किया था लीगो और वर्गो डिटेक्टर्स ने। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मतलब सिंगल एंटिटी इनके मर्ज होने से प्रोड्यूस हुई थी उसका मास रिसर्चर्स का मानना है कि वो 142 टाइम्स है ऑफ द मास ऑफ द आर सन। ओके, दूसरे फैक्ट्स देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स अब क्या होती है, ये रिपल्स होती हैं स्पेस टाइम में। ओके, दीज आर रिपल्स इन स्पेस टाइम, और जो काफ़ी वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेसेस होते हैं यूनिवर्स से, उसी से ये प्रोड्यूस होती हैं। तो ये कब कब हो सकती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार एक्सप्लोड करे सुपरनोवा में, या फिर जब कोई 2 बड़े स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करें, या फिर जब 2 ब्लैक होल्स मर्ज करें। ओके, तो इसको प्रिडिक्ट किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ग्रेविटेशनल वेव्स का एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट किया था 1916 में ही इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, और 2015 में पहली ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया था लीगो ने। अब ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है स्पेस का जहाँ पे जो मैटर है वो अपने ऊपर कोलैप्स कर जाता है और ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि लाइट एस्केप नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई इट इज़ ब्लैक होल। ठीक है, एक तो होल सब कुछ अंदर खींच लेता है और ब्लैक क्योंकि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती है। ओके, तो ये वही एक्सप्लोजिव डिमाइस होते हैं जब कुछ बड़े स्टार्स के, तो उससे ब्लैक होल्स इमर्ज करते हैं और इनका जो मास होता है दे आर बिलियंस ऑफ टाइम्स द मास ऑफ अ सन, और उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स में उनका इन्फ्लुएंस होता है उसी से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ब्लैक होल वहाँ पे मौजूद है। ओके, एंड दे प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबल ग्रेविटेशनल वेव्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 2 मासेस एक्चुअली में जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल वेव को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इतनी वीक होती है कि उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए जब बहुत बड़े मासेस ही जब प्रोड्यूस करे, जैसे ब्लैक होल जितना हैवी मास हो, तभी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लीगो के बारे में देख ले। इट इज़ लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये एक लार्ज स्केल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है और ऑब्जर्वेटरी है कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए और ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस को डेवलप करने के लिए एज एन एस्ट्रोनॉमिकल टूल। ये कहाँ पे है, ये 2 जगहों पे अभी सिचुएटेड है, हैनफोर्ड साइट वाशिंगटन इन यूएस एंड लिविंगस्टन और लुइसियाना में। ठीक है, और इंडिया में भी लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात हो रही है, तो कहाँ पे हो रही है ये आपको बताना है। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद है अभी मैंने क्या पूछा था।
नहीं याद है तो प्लीज़ पीछे जाके दोबारा देखिए। ओके, एंड सेकंड इज़ वर्गो इंटरफेरोमीटर। तो ये एक लार्ज इंटरफेरोमीटर है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है, और ये साइंटिफिक कोलैबोरेशन है लेबोरेटरीज़ का 6 कंट्रीज़ में से। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, पोलैंड, हंगरी और स्पेन। और ये है कहाँ पे सिचुएटेड? पीसा जो इटली में है उसके पास में ही सेंटो स्टेफनो मैसरीटा वहाँ पे है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।